हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने कल 6th क्लास की सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी को शुरू किया था और हाफ चैप्टर जो है वो हमारा कल कंप्लीट हो चुका था। आज जो बाकी हाफ चैप्टर आए हम उसे कवर करेंगे। कल हमने एक जो इस चैप्टर के अंदर राज्य था और भारत के अंदर किस प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है वो टॉपिक डिस्कस किया था। दूसरा जो हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था वो लद्दाख राज्य को लेकर किया था कि लद्दाख राज्य जो है उसमें किस प्रकार की ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो देखने को मिलती है, वहां पर कैसे लोग रहते हैं, कैसा उनका पहरावा है, किस प्रकार का वो व्यापार करते हैं। ये सारी चीजें उस पूरे राज्य की जो विशेषताएं हैं, कैसा किस तरह से व्यापार वहां पे हो रहा है और जो आस पड़ोस के जो कंट्रीज हैं, स्टेट हैं, उनसे उनका किस प्रकार का रिलेशन है, ये सारे टॉपिक हम कल वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम हमारा टॉपिक डिस्कशन शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे केरल राज्य से। ये टॉपिक जो है ये सीटेट के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। ना तो आपको जो हमने कल टॉपिक किया था लद्दाख वाले में कोई भी वन सिंगल वर्ड भी मिस करना है, हर एक वर्ड को लाइन टू लाइन आपको देखना है और ना ही आपने इस केरल वाले जो टॉपिक है इसके अंदर कोई भी सिंगल वर्ड को मिस करना है। हर एक वर्ड को लाइन टू लाइन ही आपने ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें कोई न कोई एक एक वर्ड से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है, भारत के केरल की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन बताइए कहाँ पे है। भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। भारत के अगर हम दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं तो जैसे ये भारत का मैप है, जैसे ये भारत का क्या है, जैसे ये भारत का मैप है तो इसमें ये नॉर्थ का पार्ट है, ये साउथ का, ये ईस्ट है और ये वेस्ट का पार्ट है। तो केरल की कंडीशन जो है वो हमें कुछ यहाँ पर देखने को मिलती है नीचे वाले साइड में। तो ये कौन सा आ जाता है, दक्षिण और पश्चिम कोने के ऊपर कौन सा राज्य बसा हुआ है, तो केरल राज्य है दक्षिण और पश्चिम कोने के ऊपर बसा हुआ है। ठीक है, यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना। केरल के अंदर दूसरे राष्ट्र के व्यापारियों का आना वो मुख्य रूप से किसके लिए था, यहाँ पर मसालों का जो प्रोडक्शन होता था, पैदावार थी वो काफी ज्यादा था। यहाँ का जो तट है वो मालाबार तट है, उस मालाबार तट से भी विशेष रूप से जो व्यापार किया जा रहा है वो इन मसालों का ही व्यापार है। इसमें इलायची है, काली मिर्च है और काली मिर्च तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा क्या है, मतलब जिस चीज का व्यापार होता था वो काली मिर्च ही थी जिसका केरल से व्यापार किया जाता है। केरल पूरे भारत के अंदर मसालों का प्रोडक्शन करने में फर्स्ट राज्य है। ठीक है, इसलिए इसका महत्व इस दृष्टि से ज्यादा है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को ही दिया जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ पर आए थे, अपनी यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए कहा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ पर बड़ी इज्जत थी। इसके अंदर बताया कि बाकी सभी समुदायों के साथ साथ में जो मुस्लिम जनसंख्या थी उसके साथ उनको भी काफी अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। उन्हें कोई उनके साथ में भेदभाव देखने को नहीं मिलता इस राज्य में। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। यानी कि जो वास्को डी गामा आया था उसके बाद में ही जो यूरोप के लोग थे उन्होंने भारत के बारे में जाना कि जब हम इस समुद्र को पार करते हैं ना तो वहां पर इस प्रकार का भारत नाम का भी कोई राष्ट्र है। तभी उन्हें पता चला था जब वास्को डी गामा आया था। और जब वास्को डी गामा भारत आया था ये 1448 की बात है। तो उस दौरान जो केरल का शासक था वो जयमुरीन था और जयमुरीन ने वास्को डी गामा का काफी अच्छा स्वागत किया था, उसे रहने को भी दिया था।
लेकिन उस टाइम पुर्तगालियों को ये बात पसंद नहीं आई थी कि वो किसी दूसरे व्यक्ति का इतना आदर सम्मान करना है। और जो वास्को डी गामा केरल पहुंचा था, तो जिस प्रकार आज हम किसी भी रास्ते को देखने के लिए जीपीएस सिस्टम का यूज करते हैं, उसी प्रकार से वो अब्दुल मनीक नाम का एक जीपीएस की तरह सिस्टम था। उस सिस्टम की सहायता से ही वो भारत आया था। ठीक है। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग भिन्न-भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है, वो चीन के जाल की तरह है, जिसके कारण उसे क्या कहा जाता है? चीना वल्ला कहा जाता है। तलने के लिए लोग यहाँ पर जिस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, उसे चीना चट्टी कहा जाता है। चीना वल्ला और चीना चट्टी नाम से ही पता चलता है कि ये बर्तन बेसिकली चाइना के थे, जिसके कारण इसमें चीन नाम दिख रहा है। इसी के कारण इनका नाम चीना चट्टी और चीना वल्ली नाम रख दिया गया। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। यानी कि जो केरल की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चावल का प्रोडक्शन काफी अच्छा देखने को मिलता है। ओणम त्योहार याद रखना केरल के अंदर मनाया जाता है, और ये ओणम त्योहार इसके साथ ही इसके अंदर नाव प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है? तो नाव प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। और ये टॉपिक जो है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको कोई भी लाइन मिस किए बिना आपको पढ़ना है, देखना है, आसान से देख लेना। हर एक वर्डिंग से क्वेश्चन बनता है इसमें। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। जैसे केरल के अंदर हर एक चीज मिल रही है, बायोडाइवर्सिटी काफी अच्छी है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जब जब दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, तो वो मानसून की पवनी वेस्टर्न घाट से टकराती है, जिसके कारण जो वेस्टर्न घाट के जितने भी 6 राज्य हैं, उनके अंदर काफी अच्छी वर्षा होती है, और वहां पर हमें सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, और बायोडाइवर्सिटी जो है वो काफी समृद्ध देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ लद्दाख राज्य की बात की गई है, जहाँ पर एक कोल्ड डेजर्ट है, यानी कि ठंडा मरुस्थल है, जिसके अंदर ना वर्षा होती है, ना सूरज की किरणें है, बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है वहां पे। और वहां पे मतलब पीने का पानी जो है वो भी काफी मुश्किल से उनको मिल पाता है। इस प्रकार जैसे दोनों ही राज्यों के अंदर अपोजिट ज्योग्राफिकल कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ये इस चैप्टर में बताया है। वहाँ हम देखते हैं कि दोनों के क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। यहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह से मतलब मेन लद्दाख के अंदर एक तो टूरिस्ट जो है सेक्टर है, जो कि हाल फिलहाल ही डेवलपमेंट किया गया है टूरिस्ट वाले का, जो पहले नहीं था। पहले लद्दाख के अंदर व्यापारी क्यों आते थे? पश्मीना शॉल के कारण आते थे। सिर्फ एक ही कारण था उनके पास में आने का। दूसरा कारण था मध्य एशिया जाने के लिए वो लद्दाख के रास्ते जाया करते थे। सिर्फ 2 कारण थे उनके लिए पास में आने के लिए। दूसरा क्या है, किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय रिश्ता गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। हर एक कदम के साथ में हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम सोचते हैं। ठीक इसी तरह से अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ में रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलते जुलते काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। यानी कि हमारे अंदर अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां होती हैं, यानी कि हर एक चीज अलग अलग है, हमारा पहनावा, भाषा, रीति रिवाज, त्योहार। लेकिन फिर भी जब व्यक्ति एक दूसरे को देखता है, तो वो एक दूसरे की संस्कृति को अपनाता है कुछ कुछ पॉइंट, और वो एक मिश्रित संस्कृति को अपनाना शुरू कर देते हैं, ताकि उनके अंदर मतलब जो बंधुत्व का जो भाव है वो ज्यादा आए, जिसके कारण वो एकता बनी रहे उनके अंदर, शांति से वो किसी काम को कर सके। नेक्स्ट देखो, विविधता में एकता। भारत के अंदर जो सबसे बड़ा न्यारा है वो क्या है? भारत में जो सबसे बड़ा न्यारा है वो है विविधता में एकता। यानी कि भारत के अंदर
ये ज़रूर हमें देखने को मिलता है कि अलग-अलग प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी इस डाइवर्सिटी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उनमें एक एकता की भावना देखने को मिलती है। ये भारत के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध नारा था उस टाइम में। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम की बात है, जब हिंदू मुसलमान जो है वो अपना ट्रांसफ़र कर रहे थे। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, तो भिन्न-भिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अलग-अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग-अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा कि वे भारत के लोगों को में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि वे अलग-अलग धर्मों के हैं, उनके अंदर काफ़ी विविधताएँ हैं और इन विविधताओं को लेकर ही वे लोगों को एक-दूसरे के खिलाफ भड़का सकते हैं, ये सोचा था उन्होंने। मगर इस तरह का उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखा दिया कि वे एक-दूसरे से चाहे कितना भी अलग हैं, पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब मिलकर काम करेंगे। यानी कि उनके अंदर डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी उनका कहने का मतलब था कि उनके पास में जब कोई दुश्मन आएगा उनके देश में, तो वो सब एक होकर ही उस दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे, ये कहने का मीनिंग था उसमें। एक यहाँ पे ये दे रखी है, कविता है ये, दिन खून के प्यारे भूल न जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सियाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के प्यारे भूल न जाना। गोली खा के सोए जलियां वाले बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के प्यारे भूल न जाना। हिंदू और मुसलमान की हिंदू और मुसलमानों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। ये पोइम भी कई बार पूछ ली जाती है कि कहाँ से, और हाँ, इस पोइम को लेकर केवीएस के अंदर जरूर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पोइम कहाँ से ली गई है, कैसे ली गई है, लेकिन सीटेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिर्फ इतना ही पूछा गया है, इस पोइम को किसने लिखा है। भारतीय जन नाट्य संघ के द्वारा ये पोइम प्रकाशित की गई थी, ये लिखी गई थी पोइम। सीटेट में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जो केवीएस एग्जाम है उसमें इस पोइम को लेकर काफी डिटेल के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। और केवीएस एग्जाम के अंदर तो जो अगर कोई पोइम वगैरह होती है उससे काफी इंटरव्यू के अंदर भी इसी प्रकार से टॉपिक जो है वो पूछे जाते हैं। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाले बाग हत्याकांड के बारे में गाया गया था। लास्ट ईयर जब सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्वेश्चन आया था, कब हुआ था, 19 अप्रैल 1919। ठीक है, इसकी कुछ एक तारीख अलग अलग दे रखी थी, 19 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल और एक 15 अप्रैल और एक 12 अप्रैल दे रखी थी, तो 13 अप्रैल 1919 आ जाएगा आंसर। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों के ऊपर खुलेआम गोलियां चलवा दी जो लोग बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान भी, सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत से लोगों की जाने गई और उसमें भी ज्यादा घायल हुए थे। यह गीत उन शहीदों की याद में गाया गया है। ये बात ध्यान में रखना, ये गीत जो है ये किस बात के लिए बनाया गया था, जो शहीद हुए थे उन शहीदों की याद में इस गीत को गाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था इसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि हम हर एक चीज को पढ़ लेते हैं लेकिन इस प्रकार के टॉपिक जो होते हैं वो छोड़ देते हैं, पॉइंट हमसे मिस हो जाते हैं और एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के पॉइंट कई बार पूछ लिए जाते हैं जो गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि कोई भी डेट से अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उस चीज के बारे में हमें पता है तो भी हम पर्टिकुलर आंसर दे सकते हैं, वरना हम सिर्फ गैस के अंदर करेंगे, वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। वो एक हम चांस लेते हैं उस क्वेश्चन को लेकर, अगर हमें क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है तो। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और जिन्हें विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखना
रखते हैं। क्या आप हमारे भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब ये जो यहाँ पर पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट एग्जाम में पूछा गया था, लास्ट टाइम भी पूछा गया था, आगे भी है, भी पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि भारत की खोज बुक किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, जिसमें क्या बताएगी कि क्या लिखा है इस भारत की खोज बुक में? भारतीय सत्ता एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वासों और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाना है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। लास्ट ईयर जो इसमें दिसंबर में सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन ये था, अनेकता में एकता नारा किसके द्वारा दिया गया था? मेरे को शिफ्ट ध्यान नहीं है कि कौन से था इसमें ये, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर था, कौन से ए या कौन सा था ये, सेट कौन सा था ये मेरे को पर्टिकुलर ध्यान नहीं है। ये क्वेश्चन था कि अनेकता में एकता नारा जो है किसने दिया था विचार? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। एक इस पॉइंट को ध्यान में रखना, राष्ट्रगान किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। जिस राष्ट्रगान के अंदर क्या बताया गया है? भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में, यानी कि राष्ट्रगान जो है वो किसने, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था, जिसके अंदर भारत की जो एकता है, भारत में किस प्रकार की एकता थी, एकता में जो अनेकता है, अनेकता में जो एकता है, उसी का वर्णन इन्होंने अपने राष्ट्रगान में किया था। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल हम ये सेकंड चैप्टर करेंगे विविधता एवं भेदभाव को लेकर, और ये फर्स्ट चैप्टर जो है ये अभ्यास के क्वेश्चन आगे, और ये हमें करने की नहीं है, जरूरत नहीं है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, और अगर कोई भी इस पूरी क्लास के अंदर कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आप उस अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करके लिख सकते हैं, और जब भी हम नेक्स्ट कल हमारी क्लास होगी तो उसके अंदर पहले उस क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद में हम नेक्स्ट हमारी क्लास को शुरू करेंगे। क्योंकि आगे वाले टॉपिक को कवर मतलब नया करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पीछे वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको पूरा करें हम। अगर पीछे वाला हमारा ध्यान है, सही है, हमारा अच्छी तरह से है, टिप टॉप है, तो ही हम आगे वाला अच्छे से कर सकते हैं। अगर पीछे वाले के अंदर ये नहीं है कि आगे वाला करो और पीछे वाला छोड़ते चलो, कोई समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये मत करना। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बेझिझक उसको लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन को प्रेस करें, जो भी क्लास नई अपलोड की जा रही है वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले उसका, आप टाइम टू टाइम अपनी जो तैयारी है वो अच्छी कर सके। ओके।